दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे एलआईसी एजेंट की है जो शमशान घाट पर बैठ करके एलआईसी पॉलिसी बेच देता है, जो एक सीए को 1990 के दशक में 20 सेकंड के लिए 5,700 रुपए का पे ऑर्डर जारी करता है और सीए के घमंड को चूर करता है और उसी सीए को अपना एचएनआई क्लाइंट बना लेता है। और हम आज उस एलआईसी एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो एलआईसी को आज तक हजारों नहीं करोड़ों का इंश्योरेंस का बिजनेस दिलाकर इंडिया का नंबर 1 एलआईसी एजेंट बन चुका है। और इतना ही नहीं, आज हम जिस एलआईसी एजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी इनकम एलआईसी के चेयरमैन से कहीं ज्यादा है। और आज हम जिस एलआईसी एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 एलआईसी एजेंट भरत पारेख के बारे में। नागपुर में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से जो देश के नंबर 1 एलआईसी एजेंट हैं। दोस्तों एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे 5 बहनों के भाई भरत पारेख के सामने अपने बहनों की शादी की जिम्मेदारी आ गई, और वो भी तब जब वे मात्र 18 वर्ष के थे। तभी उनके पिताजी की एक छोटी सी सरकारी नौकरी हुआ करती थी जहां से वो रिटायर होकर के घर पे आ चुके थे। भरत पारेख की कहानी शुरू होती है 1986 में, जब वो कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे और बीकॉम की पढ़ाई किया करते थे। वे नागपुर के एक छोटे से मकान में अपने माता पिता, अपने 5 बहनों और 3 भाइयों के साथ में रहते थे। और घर की हालत इतनी खराब थी कि पापा को मिलने वाले 750 रुपए की पेंशन से घर का गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो पापा को सपोर्ट करने के लिए उनके बड़े भाई ने भी एक बीमा कंपनी में बतौर क्लर्क काम करना शुरू कर दिया था। और तभी भरत पारेख ने भी कॉलेज के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम इनकम करके अपने परिवार को, अपने घर परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के हिसाब से उन्होंने भी सोचा कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाता हूं और अपने परिवार को सपोर्ट करता हूं। तभी उनके भाई ने उनको बताया कि एलआईसी में 300 रुपए के मंथली स्टाइपेंड पर बीमा एजेंट की नौकरी मिल रही है और जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तभी उन्होंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, इस बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करी और तुरंत उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो बन गए एलआईसी एजेंट। और उनको एक डेवलपमेंट ऑफिसर असाइन किया गया जिनका नाम था मिस्टर LT मूलचंदानी, जिन्होंने भरत पारेख को ऐसा तरासा कि उनको मोती बना दिया। जैसे ही भरत पारेख एलआईसी एजेंट बने, उनके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ने, उनके कॉलेज के जो भी फ्रेंड्स थे, उनके यार दोस्त थे, उन सभी ने उनके बारे में जब पता चला कि वो एलआईसी एजेंट बन चुके हैं तो उनके सभी यार दोस्तों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, उनके साथ आना जाना छोड़ दिया, उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और वो ये कहते थे कि इससे अच्छा तो आप कहीं कोई और दूसरी कोई नौकरी कर लेते। और बात तब और ख़राब हो गई जब उनकी खुद बहनों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि क्या आपको कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता करने के लिए। दोस्तों हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस जमाने में एलआईसी एजेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी और यहाँ तक कि एक सम्मानजनक बात भी नहीं मानी जाती थी। उस टाइम पर एलआईसी एजेंट के बारे में लोगों के दिमाग में ये धारणा थी कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो बीमा एजेंट बन जाता है, वो एलआईसी का एजेंट बन जाता है। लेकिन बावजूद इसके भरत पारेख ने हिम्मत नहीं हारी और एकांत में अपने जो उनके डेवलपमेंट ऑफिसर थे उनके साथ बैठ करके उन्होंने कुछ सवाल किए और पूछा कि सर इस काम को लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग और कोई दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग सम्मान करता है इस चीज़ का। तो लेकिन जब मैं एलआईसी एजेंट बन गया हूँ तो मेरे घर परिवार के लोग, मेरे यार दोस्त, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इस प्रोफेशन में। तो तब उन्हें यहाँ पर पता चला कि बीमा एजेंट बनना बहुत आसान होता था, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा एजेंट नहीं था उस टाइम पर जो प्रोफेशनल तरीके से लोगों को सर्विसेज दे पाए, इसलिए लोगों के दिमाग में जो एलआईसी एजेंट की धारणा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। उस व्यवसाय को एक प्रोफेशन के तौर पर अप्रिशिएट नहीं किया जाता था।
तो जब उनको पता चला कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो तब जा कर के उन्होंने एलआईसी एजेंसी को एज अ प्रोफेशन करने के लिए उन्होंने डिसीज़न लिया और कुछ ट्रेनिंग्स ज्वाइन करी। और जब उनको धीरे धीरे जो काम है उनको वो मिलने लगा, और जब वो घर से बाहर निकल के एलआईसी पॉलिसी बेचने के लिए जाने लगे, तो उनके जान पहचान में कोई भी नहीं था। और उस टाइम पर ये भी ऐसा उनको भी लगता था कि बिना जान पहचान के, बिना अच्छी रेपुटेशन के इस बिज़नेस में सक्सेस पाना मुश्किल है। लेकिन भरत पारेख ने काम करना स्टार्ट किया और एजेंसी के फर्स्ट ईयर में मुश्किल से 37 पॉलिसीज़ वो बेच पाए, उससे ज़्यादा वो पॉलिसियाँ नहीं बेच पाए। तो उनको लगा कि चलिए शुरुआत मैंने करी है 37 पॉलिसीज़ से, आगे आगे काम बढ़ता जाएगा। लेकिन जब उनको पता चला कि वो जितना ज़्यादा पॉलिसी बेचेंगे उनको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तो फिर उन्होंने कोल्ड कॉलिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने डोर टू डोर मार्केटिंग करना चालू कर दिया और घर घर जाकर के बीमा बेचने लगे। लेकिन तब उन्होंने इस काम की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को भी डीपली एनालाइज किया और एक बार उनको समझ में आ गया कि ये कोई पार्ट टाइम काम करने वाला जैसा काम नहीं है, ये सिर्फ कमीशन बेसिस पर काम करने वाला काम नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा नोबल काम है जहाँ पर आप लोगों के फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं, लोगों को पेंशन प्लानिंग करके देते हैं, आप एक विधवा को फाइनेंशियली स्टेबल करने की बात करते हैं, आप यहाँ पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने की बात करते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस काम को पूरे प्रोफेशन के साथ करना होगा, एक प्रोफेशन बना करके करना होगा, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ करना होगा। तो ये सोच करके उन्होंने जैसे अपना कॉलेज पूरा किया तो उन्होंने कोई दूसरी नौकरी नहीं ढूंढी, बल्कि इसी काम को फुल टाइम एजेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया और पूरे दिन वो नए नए लोगों से मिलते रहते, बीमा के बारे में बातचीत करते रहते, नए नए लोगों को, अनजान लोगों को कोल्ड कॉलिंग करते, डोर टू डोर मार्केटिंग करते। और अपने शुरुआती समय में उनको ज़्यादा लोग कोई जानते नहीं थे, उनके आस पड़ोस में नागपुर में उनको कोई जानता नहीं था। तो उन्होंने कोल्ड कॉलिंग और डोर टू डोर मार्केटिंग का तरीका अपनाया। इसके साथ साथ उन्होंने काम करना आगे को चालू रखा। भरत पारेख अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एक मार्केटिंग टेक्निक को बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं जिनसे उनको बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प हुई, और वो था शमशान घाट पर जाकर के मार्केटिंग करना। दोस्तों, वो सफ़ेद कपड़े पहनते, रोज़ अपने आसपास के जितने भी शमशान घाट होते वहाँ पर वो चले जाते और जो भी मृतक के परिजन होते उनके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते, उनको सांत्वना देते, शोक संदेश पहुंचाते, और जब उनको टाइम मिलता तो अपना विजिटिंग कार्ड उनको देते हुए वो कहते कि वो फ्री में डेथ क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी उनको दे सकते हैं, भले ही वो उनके क्लाइंट हैं या नहीं हैं, और अपना विजिटिंग कार्ड दे करके उनके पास रख करके वो आ जाते। और उसके बाद में धीरे धीरे वो उनसे फॉलोअप लेते। कई लोग उनको बुलाते, कई लोग नहीं बुलाते। जहाँ उनको नहीं बुलाते वहाँ पर वो खुद ही जा करके इस बारे में फॉलोअप कर लिया करते कि उनके जिसकी डेथ हुई थी उसकी क्या कोई पॉलिसी थी जिसके बारे में उसको क्लेम दिया जा सके। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों को फ्री में डेथ क्लेम सेटल करा के दिया, जहाँ से कुछ लोग उनसे नई पॉलिसी भी करा लेते, और उनके सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ, इनके साथ साथ उनकी जो रिलेशनशिप थी लोगों के साथ में, उनका जो लोगों के साथ उठना बैठना था, उनकी जो जान पहचान थी, वो उनके काम के हिसाब से आगे बढ़ने लगी। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला एक वाक़या तब हुआ जब उन्होंने एक लड़की पसंद करी और उसको अपना जीवन संगिनी बनाने का उन्होंने इच्छा जताई। और जब लड़की के पापा को ये बात पता चली कि भरत पारेख एलआईसी एजेंट हैं, तो उन्होंने ये रिश्ता कैंसिल कर दिया और ये कहा कि एलआईसी एजेंट मेरी बेटी को कैसे पालेगा, इस बात पर उनको डाउट था। तो उन्होंने अपनी आईटीआर की कॉपी अपने ससुर जी को दिखाई और इस बात को प्रूव किया कि वो उनकी बेटी का ध्यान रख सकते हैं। खैर, उसके बाद उनके ससुर जी मान गए और उनकी शादी हो गई, और मिसेस बबीता पारेख जो आज उनके साथ में उनके बिजनेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वो आज उनकी जीवन संगिनी हैं और बहुत ही सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र वो खुद भी हैं। तो समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन इनका काम धीरे धीरे आगे कछुए की रफ्तार से बढ़ता रहा। लेकिन तभी इन्होंने कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन करना शुरू किया, क्योंकि ये जानते थे कि बिना नॉलेज के इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। तो जब इन्होंने ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया तो इनके जो गुरु थे, जो इनके डेवलपमेंट ऑफिसर थे, टीएल मूलचंदानी जी,
इन्होंने सबसे पहले इनको ज्वाइन किया, जिन्होंने इनको बिजनेस की कई सारी बारीकियां समझाई। फिर उन्होंने आर गोपीनाथ जी को भी ज्वाइन किया, जो आज एक बहुत बड़ा गो पास्ट लर्निंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को रन करते हैं और इंश्योरेंस के नए नए कॉन्सेप्ट को बड़ी ही अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर इन्होंने इंश्योरेंस सेल्स करने के नए नए तरीके और उनकी बारीकियों को सीखा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस काम को और बड़े लेवल पर किया जाना चाहिए, इसको और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ करना चाहिए। तो उन्होंने अमेरिका में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया और ये हर दो तीन महीने में वहाँ पर एक क्लास करने के लिए अमेरिका जाया करते थे। हालांकि उस टाइम पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया था इस प्रोफेशन को किस लेवल पर करना है, तो ये लोन लेकर के, लोगों से पैसा उधार लेकर के ये वहाँ जाते और वहाँ से सीख करके आते। दोस्तों 19th सेंचुरी में टेलीफोन का बिल इतना ज़्यादा होता था कि इसको हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ जब पूरे गांव में अगर एक टेलीफोन है तो जिसके पास टेलीफोन है वो गांव का सबसे धनाढ्य आदमी समझा जाता था। उस टाइम पर भरत पारेख को जब वो अमेरिका में जाते थे, वहाँ पर जो लोगों का काम करने का स्टैंडर्ड था, उस चीज़ को उन्होंने तुरंत ही अडॉप्ट करने के लिए सोचा। और 19th सेंचुरी में जब टेलीफोन का बिल इतना ज़्यादा और इतना महंगा होता था, तो उन्होंने उस टाइम पर लोन पर पैसे लेकर के अपने घर में जो टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर उन्होंने लगा लिया। हमेशा ये सोचता था मेरा कस्टमर क्यों मेरे लिए पे करे, वो मेरे को कॉल कर रहा है। नॉट ओनली टोल फ्री नंबर, मैंने उस जमाने में तत्काल फ़ोन लिया था। पहले तत्काल फ़ोन होता था क्योंकि मेरे यहाँ फ़ोन नहीं था, 30,000 रुपये भरना पड़ता था, तब जाके एक महीने में तत्काल फ़ोन मिलता था। अच्छा। और उस समय मैंने तत्काल फ़ोन लिया तो इनकम टैक्स वाले पूछने लगे, एक नोटिस आ गया कि LIC एजेंट को तत्काल फ़ोन की क्या ज़रूरत पड़ी। 30,000 रुपये हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो टोल फ्री नंबर का कंसेप्ट ऐसा है कि जो कॉल करेगा उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो रिसीव करेगा उसको करना पड़ेगा। तो जब मैंने US में ये कंसेप्ट देखा, जब मैं 1995 में अमेरिका गया था, तब मुझे इसके बारे में पता चला। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने HNI क्लाइंट्स को टच करना स्टार्ट किया, उनको पॉलिसी समझाना शुरू किया, तो उन्होंने एक चीज़ की कमी महसूस करी और वो थी लैपटॉप की कमी। क्योंकि जब वो अमेरिका जाते थे और बाहर के इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखते थे, तो वो लोग लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन दिया करते थे अपने क्लाइंट्स को। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर ऐसा समझा कि जो HNI क्लाइंट है, अगर उनके सामने लैपटॉप खोल करके प्रेजेंटेशन दी जाएगी तो एक गुड गेस्चर सामने आ सकता है, जिससे उनको बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस टाइम पर, मैं 1992 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर उन्होंने सिंगापुर से 1.5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर के एक लैपटॉप ऑर्डर कराया। और हुआ यूं कि उनका लैपटॉप तो बाद में आना था, उससे पहले उनके घर पर इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी और उनके घर पर पुलिस वालों ने और बैंक वालों ने जो है जांच पड़ताल के लिए अपने ऑफिसर्स भेज दिए, जिनको ये दिक्कत थी कि भाई एक LIC एजेंट को 1.5 लाख रुपए के लोन की और लैपटॉप की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जब उनको पता चला कि भरत पारेख एक LIC एजेंट हैं जो समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते, जिनको इंश्योरेंस के बिजनेस में किस लेवल पर काम करना है, जब उन्हें ये पता चला तो उनका लोन सैंक्शन कर दिया गया और लगभग 1.5-2 महीने लग गए उनके लैपटॉप को सिंगापुर से इंडिया में आने में। और जब उनका लैपटॉप आया तो पूरे इलाके में एक तरीके से सनसनी फैल गई कि एक LIC एजेंट लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देने वाला है। तो उनकी एक फिलॉसफी रही है, डू अनप्लेजेंट थिंग्स प्लेजेंटली, मतलब कुछ ऐसा अलग सा करना है बहुत ही शांत तरीके से, जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक स्पेशल इमेज बना दे और आपको दूसरों से अलग स्टैब्लिश कर दे। एक बार भरत पारेख एक बहुत बड़े CA से मीटिंग करने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि वो उस इलाके के बहुत बड़े रेप्यूटेड CA थे जिनको भरत पारेख को अपना क्लाइंट बनाना था। एटलीस्ट भरत पारेख का ये मन था कि वो इंश्योरेंस के बारे में उस CA को अपनी प्रेजेंटेशन दें। इसके लिए भरत पारेख ने बहुत सारा ट्राई किया, काफ़ी सारे फॉलोअप करे, लेकिन उनको ये अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे थे। और बड़ी मुश्किल से बाद में उनके CA के जो असिस्टेंट थे, उन्होंने उनको CA का नंबर दिया और कहा कि आप सिर्फ एक बार कॉल कर सकते हैं। और ऐसा करके उनके पास उनका नंबर आ गया और उनको परमिशन मिल गई। तो बहुत सारा उन्होंने तैयारी करने के बाद उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ में CA को कॉल किया और अपना जब परिचय दिया कि मैं भरत पारेख बोल रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC ऑफ इंडिया से, और आपसे कुछ बीमा के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो CA था जिसने उनका फ़ोन पिक किया, उन्होंने उनको ये बोल करके इग्नोर कर दिया कि मैं
एक LIC एजेंट से बात करूंगा, इतना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और ये बोल करके CA ने तुरंत फोन कट कर दिया। और इस बात का भरत पारेख के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने एटीट्यूड को साइड में रखा। अगर वो चाहते थे तो उनको बुरा भी लगा, उनको बाय नेचर बहुत बुरा लगा, वो खुद ये चीज़ बताते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने ईगो को, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई थी CA के थ्रू, उसको उन्होंने साइड में रखा। उन्होंने पॉजिटिव एंगल को देखा कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस CA से बात तो करनी है, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जेब में देख, उनकी जेब में 5,700 रुपये के आसपास पड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत समय नहीं गवाते हुए तुरंत उन्होंने 5,700 रुपये का एक पे ऑर्डर जारी कर दिया। उन्होंने 5,700 रुपये का एक पे ऑर्डर बनाया और CA के ऑफिस में पहुंचा दिया और एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सर, आपने मुझे 20 सेकंड का टाइम दिया और आपने मुझे अपना बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जिसकी कॉस्ट, जिसकी फ़ीस मैं आपको ये 5,700 रुपये भेज रहा हूँ। अगर और ज़्यादा फ़ीस आपकी हो या कम पड़े तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं उस फ़ीस को भी आपको पे कर दूंगा। इसके साथ साथ मुझे आपसे इंश्योरेंस के बारे में कुछ बात करनी है, जिसके लिए मुझे 20 मिनट की आपकी एक अपॉइंटमेंट चाहिए। उसकी क्या फ़ीस है वो बताने की कृपा करें, जिसको मैं आपको तुरंत ही भिजवा दूंगा और आपका कॉल का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऐसे उन्होंने एक लेटर भी साथ में लगा दिया। दोस्तों, जब ये लेटर उस CA के पास पहुंचा, उस CA के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, 90s के ज़माने की, उस टाइम पर 20 सेकंड के लिए अगर कोई LIC एजेंट 5,700 रुपये किसी को पे करके घर पे, उसके ऑफिस पे भेज रहा है, इसका मतलब वो एक नॉर्मल LIC एजेंट नहीं है, वो एक प्रोफेशनल LIC एजेंट है जो अपने काम के लिए इस लेवल पर समर्पित है, जो 20 सेकंड के लिए, वो भी डांटने के लिए 5,700 रुपये का पेमेंट कर सकता है और उसके बाद 20 मिनट की मीटिंग के लिए मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार है। तो जो CA है उसका जो घमंड था वो चूर हुआ और उसने तुरंत उनको कॉल किया, भरत पारेख को कॉल किया और उनसे कहा कि सर आप कौन हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको इनवाइट किया। भरत पारेख बताते हैं कि उन्होंने जैसे ही उनके ऑफिस में वो गए, उनके स्टाफ ने उनको एस्कॉर्ट किया और सीधा डायरेक्टली उनको उनके चैम्बर तक, CA के चैम्बर तक ले जाया गया। और उसके बाद CA ने हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, उनके प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट किया और बताइए वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ तक कहा कि बड़े आदमी वो CA नहीं है, बड़े तो आप हैं जिन्होंने उनके 20 सेकंड के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने का साहस रखा। तो आगे जाकर के यही CA उनका बहुत बड़ा HNI क्लाइंट बना, जो वो बताते हैं कि लगभग 1 करोड़ का सालाना प्रीमियम आज वो भरत पारेख को रेगुलरली देते आ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अनप्लेजेंट थिंग को बड़े ही प्लेजेंटली परफॉर्म किया और एक बड़े HNI क्लाइंट को टैप कर पाने में वो सफल रहे। तो यहाँ से हम उनसे ये मार्केटिंग टेक्निक सीख सकते हैं कि अगर हमें किसी को अपना क्लाइंट बनाना है, भले ही कोई प्रॉब्लम्स आए, टाइम लग सकता है, लेकिन हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसके साथ में करनी पड़ेंगी ताकि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो पाएँ और अपनी एक स्पेशल छाप छोड़ें। कि एक बार उनके पास एक एक्सीडेंटल डेथ क्लेम आया जो 25,000 रुपये की पॉलिसी थी, जिसका लगभग 60,262 रुपये का डेथ क्लेम आया। और उन्होंने, जबकि वो उनके क्लाइंट भी नहीं थे, तो ऐसे ही उनको कोई क्लेम मिला और उन्होंने उसको फ्री में सेटल कराने का डिसाइड किया। और जो विडो लेडी थी उसको जब उन्होंने वो 60,262 रुपये का चेक दिया तो विडो लेडी ने थैंक यू सो मच कहा और लेकिन साथ में एक उनसे सवाल पूछा। उन्होंने सवाल ये पूछा कि उनको अगली बार ये चेक का अमाउंट दोबारा कब मिलेगा। तो जब उन्होंने बताया कि मैडम आपका तो हस्बैंड ने सिर्फ 25,000 रुपये की पॉलिसी ली थी जिसका एक्सीडेंटल डेथ क्लेम 60,262 रुपये बनता है और वो ये अमाउंट हम आपको पे कर चुके हैं, इसके बाद आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी पॉलिसी नहीं थी। तो उस लेडी ने उस 60,262 रुपये के चेक को लेने से मना कर दिया था, ये बोल करके कि इससे ज़्यादा तो उनकी मंथली सैलरी थी। तो हाउ कैन सी takes care of her family with just 62,000 rupees or around 60,000 rupees, कि वो कैसे अपने परिवार का ध्यान रख पाएगी जिसका आदमी महीने की इससे ज़्यादा इनकम कमाता था। तो यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा लूप फॉल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का उनको फील हुआ। वो ये था कि यहाँ पर जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स LIC पॉलिसी बेच रहे थे, इवन यहाँ तक कि वो खुद भी वो प्रॉपर एडुकेट इंश्योरेंस नहीं बेच रहे थे।
तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया जिसको उन्होंने बताया ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो एक तरीके से लॉस ऑफ इनकम प्रोटेक्शन की बात करता है। हर चीज़ की जैसे कीमत होती है वैसे ही जो इनकम कमाने वाला व्यक्ति होता है परिवार में, उसकी भी फाइनेंशियल हेल्थ होती है। एक फाइनेंशियल एपेटाइट के अगर कॉन्सेप्ट से हम देखें तो उसकी भी एक कॉस्ट निकल के आती है। अगर कल को वो कमाने वाला व्यक्ति डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके जाने पर उसके परिवार को जो लॉस ऑफ इनकम होती है उसकी रिकवरी करने के लिए ह्यूमन लाइफ कॉन्सेप्ट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू ये कहता है कि जितनी भी आपकी सालाना इनकम है उसका कम से कम 20 गुना आपका इंश्योरेंस होना ही चाहिए, ताकि कल को अगर भगवान न करे कुछ बात हो जाती है तो उसके जाने पर जब तक वो रिटायरमेंट करता, जब तक वो आदमी कमाता, उसके उतने टाइम की वैल्यू जो पैसे की है वो उसके नॉमिनी को मिल जाए, तो उसका फैमिली उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है उसके जाने पर भी। क्योंकि वो कहते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड बोर्न देन देयर इज़ अ लाइफ बोर्न। और जैसे जैसे व्यक्ति आगे नॉलेज गेन करता है, एजुकेशन लेता है, उसको एक अर्निंग पावर आ जाती है, और जैसे ही अर्निंग पावर आती है वहाँ पर उसकी उस अर्निंग को प्रोटेक्ट करना, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। कई बार लोग उनको भी ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि आई डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस, तो वो उनको कहते हैं कि इट्स नॉट अ रिलीजन टू बिलीव और नॉट, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है जिस पर आप इस पर बिलीव करें या ना करें। इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, उसे ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं उस रिस्क को जिसको आप अपने साथ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10-20 रुपये हैं तो आप उसको अपनी जेब में रखने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको लेकर के इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन जब आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं तो आप उसको जेब में लेकर के नहीं घूम सकते, आपको उसको एक सिक्योर जगह में उसको डिपॉजिट कराना होता है, ताकि वो पैसा आपका चोरी ना हो, वो पैसा आपका लूज़ ना हो। उसके लिए आपको हो सकता है बैंक में एफडी करनी पड़े, उसको सेविंग बैंक अकाउंट में रखना पड़े, आपको कहीं पे आपको जमा करना पड़े। तो दिस इज़ हाउ इंश्योरेंस concept also work. It is just a tool for risk management. We transfer the risk from families to insurance companies when we are not able to afford that risk. जब उनसे ये पूछा गया कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट वो बताएं जो वो हर किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं और हर किसी व्यक्ति को लेना ही चाहिए अपने लाइफ में, तो उन्होंने पेंशन पॉलिसीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया। वो उन्होंने ये भी कहा कि ये पेंशन इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ रिटर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ रेगुलर इनकम। क्योंकि एक समय के बाद में व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, और अगर वो काम करता है तो उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता एक उम्र के बाद में, लेकिन उसके बावजूद उसके जो खर्चे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके एज के हिसाब से, उसकी लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से। तो वो ये कहते हैं कि यू शुड हैव गोल्डन you should have gold in your pocket when you've got silver hairs. जब आप बुढ़ा हो रहे हैं, जब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास में फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। भरत पारेख से जब अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में पूछा गया कि व्हाट इज़ मनी, तो उन्होंने कहा देखो, टाइम इज़ नॉट मनी, रिलेशनशिप इज़ मनी। जब तक हम अपने क्लाइंट के साथ में, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में अच्छे रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, हमें अच्छा बिजनेस नहीं आ सकता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे टिप्स वो देते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मेरी रिसर्च के आधार पर निकले हैं, जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो वो अपने क्लाइंट को क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली, हाफ ईयरली बेसिस पर डैशबोर्ड भेजते हैं, जहाँ पर वो फाइनेंशियल अपडेट्स अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को रेगुलरली देते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है उनको एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र की पहचान मिलती है, और एक पर्सनल ब्रांड उनका बिल्ड हो पाता है। वो एक रिव्यू सिस्टम को भी फॉलो करते हैं एवरी ईयर। पहले वो हर 3 साल में करते थे, अब उनको लगता है हर साल अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, जहाँ पर कोई नया बच्चा अगर ऐड हुआ है, कोई नया फैमिली मेम्बर परिवार में शादी होकर के आया है, तो उसका भी इंश्योरेंस कवरेज उसमें ऐड हो जाए। इसके लिए वो ये कहते हैं कि हर साल हमें अपने क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है उसको हमें रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया, डैशिंग और बहुत ही प्रोफेशनल अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, जहाँ पर लोग जाकर के लीड जनरेट उनको आती हैं और नई नई इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी वहाँ से वो सेल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए एक ऐप भी डेवलप किया हुआ है, जहाँ पर
क्लाइंट अपनी पॉलिसीज़ पोर्टफोलियो का सारा लेखा जोखा उनके ऐप पर जा कर के देख सकता है। इसके अलावा वो लैपटॉप का यूज़ करते हैं अपने मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इसके अलावा उनके पास टोल फ्री नंबर है जहां पर कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया से उनको कॉल करेगा तो उसको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए वो खुद पेमेंट करते हैं। टोल फ्री नंबर उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा उनके पास अपना खुद का CRM टूल भी है जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं, जो उनकी टीम यूज़ करती है उनके 40,000 से भी ज़्यादा के जो पॉलिसीज़ उन्होंने बेची हैं उनको मेंटेन करने के लिए। और वो पर्सनल नोट देते हैं खुद के साइन करे हुए उन लोगों को जिन्होंने उनसे पॉलिसी ली। पॉलिसी लेने के कुछ ही टाइम के बाद वो पर्सनल नोट उनको भेजते हैं, एक थैंक्स लेटर उनको भेजते हैं। और उसके अलावा वो तुलसी के प्लांट, पेन, पिगी बैंक, बस ऐसे बहुत सारे जो गिफ्ट्स होते हैं जो घर में डेली लाइफ में यूज़ आते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रमोट करते हैं, इस टाइप के गिफ्ट्स वो रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को देते हैं। और साल में एक बार वो ग्रैटिट्यूड डे मनाते हैं सितंबर के मंथ में, जहाँ पर वो लोगों को एक थीम बेस्ड प्रोग्राम करके देते हैं, जहाँ पर वो कई लोगों को स्पीच के लिए, जैसे देवदत्ता पटनायक जी हैं उनको बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर में बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं उनके भरत पारेख जी के नाम से उनके क्लाइंट्स को। तो वहाँ पर कई सारे लीड्स जो है कन्वर्ट हो जाती हैं और पॉलिसीज़ उनको आ जाती हैं। कई सारे समर कैंप वो करते हैं। वो छतरियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं क्योंकि छतरी इंश्योरेंस का एक प्रतीक मानी जाती है, प्रोटेक्शन का प्रतीक मानी जाती है। तो वो लोगों को अम्ब्रेला गिफ्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर वो बहुत से जो रोड्स हैं नागपुर और मुंबई में उनको वो मेंटेन करते हैं अपने नाम से। ट्रैफिक साइंस को वो मेंटेन करते हैं, टी पॉइंट्स को वो मेंटेन करते हैं। स्पीड जो डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ हैं जहाँ पर, वहाँ पर वो जो रोड के साइन हैं, ट्रैफिक साइन, उनको लगाते हैं। और वो लोगों में बीज भी बांटने का काम करते हैं ताकि पौधे लोग जो है पैदा कर पाएँ। वो बीज सीड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में, और जो अच्छा ड्राइंग बनाता है उसको वो प्राइज़ देते हैं और वहाँ से भी उनको लीड जनरेट होकर के आती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के चेकअप कैंप्स लगाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ में टाई अप करके, जहाँ पर वो लोगों को बहुत सारी हेल्थ की सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक प्लेसेस में। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को स्पॉन्सर करते हैं जहाँ पर उनकी ब्रांडिंग भी हो जाती है और उनको नया बिजनेस भी आता है। और इन सब के बावजूद उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, एडिंग मोर टू लाइफ, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसको परचेज कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर उस बुक में उन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, अपनी लाइफ के स्ट्रगल, अपनी लाइफ के लर्निंग्स, इस इंश्योरेंस बिजनेस में कैसे सक्सेस पाई जा सकती है, उसके टिप्स बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने अपनी बुक में प्रदर्शित किए हैं, जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। उसके बाद बात आती है टीम की। वो कहते हैं डू व्हाट यू डू द बेस्ट एंड डेलीगेट ऑल द रेस्ट। उनका कहना यह है कि आप वही चीज़ करें जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं, बाकी वो सारे काम आपको डेलीगेट कर देने चाहिए ताकि आप नई प्रोस्पेक्टिंग कर पाएँ, नए लोगों से मिल पाएँ। उनका एक नो ऑफिस कॉन्सेप्ट भी है दोस्तों, मतलब उनका ऑफिस बहुत आलीशान है, नागपुर में भी है, मुंबई में भी है, बहुत बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है। बावजूद इसके उन्होंने अपने लिए कोई कैबिन नहीं बनाया, क्योंकि वो नो ऑफिस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। उनका कहना ये है कि मेरी दुकान तो तब खुलेगी जब मैं क्लाइंट के सामने बैठूंगा, तो इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस में अपने लिए कोई कैबिन या चेयर नहीं बनाया है। वो जब भी अपने ऑफिस में जाते हैं हफ्ते में वो एक बार विजिट करते हैं अपनी टीम की बोर्ड मीटिंग लेने के लिए, बाकी सारा बैक ऑफिस का काम उनकी वाइफ संभालती है। उनका एक STP फॉर्मूला वो बताते हैं, वो ये कहते हैं सी द पीपल, सॉल्व द प्रॉब्लम, सेल द पॉलिसी। मतलब STP, सी द पीपल, लोगों से मिलो, सॉल्व द प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो और उनको सॉल्व करो, एंड देन सेल द पॉलिसी। क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे तब हमको उनकी प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो डेफिनेटली वो हमसे पॉलिसी भी लेंगे। सो दिस इज द STP फॉर्मूला व्हाट दे फॉलो टू गेट मोस्ट ऑफ द लीड्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द मार्केट। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि अपनी फैमिली को अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर पाएँ तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होगा, जो आगे जा कर के आपके बिजनेस में चार चांद लगा सकता है। जैसे उनकी वाइफ मिसेस बबीता पारेख जी, उनके सारा बैक ऑफिस का काम हैंडल करती हैं।
उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एक मेन पिलर आपके बिजनेस को देखने के लिए होता है, तो आप नए नए लोगों से मिल पाते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके दिमाग में आ पाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मिस्टर भरत पारेख की, जहां पर उनकी आज जो नेटवर्थ हो चुकी है लगभग 400 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं और वो लगभग 40,000 से ज़्यादा पॉलिसीज सेल कर चुके हैं और आज वो इंडिया के सबसे बड़े जाने माने LIC एजेंट और नंबर 1 LIC एजेंट के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर उनमें उनके अवार्ड्स और रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करूं तो वो LIC के जो मेन जो एक्चुअरियल मेंबर हैं उनकी भी टीम के मेंबर हैं। LIC में बहुत बड़े जो कॉरपोरेट कमेटी है वो उसके मेंबर हैं। MDRT जो एसोसिएशन है USA का, वहाँ के वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हर साल और इंश्योरेंस कपल के तौर पर वो जाने जाते हैं, उनकी वाइफ और वो। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे TV शोज़, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे प्रख्यात TV चैनल्स ने उनका इंटरव्यू लिया है। उनको आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्पीच के लिए, मोटिवेशनल सेशन के लिए आज उनको इनवाइट किया जाता है। LIC में कंपटीशन रखा जाता है कि अगर आप ये कंपटीशन अचीव करेंगे तो आप भरत पारेख से मिल सकते हैं। तो आज वे एक बहुत बड़ी मिसाल इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए बन चुके हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स बन चुके हैं, जो खुद भी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और आज भी LIC पॉलिसीज़ बेचते हैं। उनका सिर्फ एक ही बात का कहना है, उनका कहना है कि आपको प्रोस्पेक्ट जो है क्लाइंट के बीच में एक ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होगा। अगर वो ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस हम बनाने में सफल हो जाते हैं तो वो हमें पॉलिसी दे सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप भरत पारेख के बारे में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और इससे आप लोग भी बहुत कुछ सीख ले पाए होंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इन सारी टेक्निक्स को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उनकी तरह आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूं नेक्स्ट किसी और एक्साइटिंग से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।